और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है राष्ट्रपति का संदेश, गणतंत्र की चेतना, भारत की दिशा। तो गणतंत्र की चेतना, भारत की दिशा, राष्ट्रपति का संदेश है, ये आज का हमारा विशेष है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। शिशिर सिन्हा जी सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है। शिशिर सिन्हा जी, आपने सुना कि गणतंत्र की चेतना जागृत करने का भी संदेश था, बढ़ते भारत का भी संदेश था। किस तरह से जो तमाम अर्थव्यवस्था में सुधार हुए हैं, चाहे वो जीएसटी सुधारों की बात करें, श्रम सुधारों की बात करें, तो किस तरह से भारत विकास के कुलाचे भर रहा है और सबको साथ लेकर, युवा महिला सबको साथ लेकर भर रहा है। कैसे कैसे आकलन करेंगे राष्ट्रपति जी के इस संदेश का? देखिए, आज जब 77वें गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि आगे की दशा दिशा, खासतौर पे आर्थिक मोर्चे पर क्या है। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि हमें अभी $5 ट्रिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को हासिल, डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना। उसके बाद 7 लाख है, उसके बाद 10 लाख है और 2047 तक हमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना, जिसका मतलब ये होगा कि अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर का होगा। जी। देखिए, इन सभी चीजों के लिए जरूरी क्या है कि आपने कदम क्या उठाए हैं। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में 2-3 सुधारों का खास तौर पर जिक्र किया, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण था जीएसटी और उसके बाद जो था स्टार्टअप की बात थी। जीएसटी का खास तौर पर जिक्र करें कि जब हम लोग कह रहे हैं कि एक देश एक बाजार है, हम ये भी बात करें कि इससे व्यवस्था में किसे औपचारिकरण बढ़ा है, तो देखिए जीएसटी का सबसे बड़ा एक जो लक्ष्य था कि कैसे कारोबार को सुगम बनाया जाए और उपभोक्ताओं को जो है वो सामान सस्ते दर पर मिले। क्योंकि देश जब इन लक्ष्यों की बात करते हैं तो वहां पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सुचक्र की ओर बढ़े, और सुचक्र की ओर बढ़ने में ये जीएसटी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ युवाओं की बात करें, उद्यमिता की बात करें, वहां पर स्टार्टअप देखिए, अभी डीपीआईटी जो कि हमारा जो उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा है, उसके आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2.11 लाख स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप के आगे आने का मतलब है कि बहुत सारे युवा जो एक कहते हैं कि आप नौकरी देने वाले की स्थिति में बने, वो स्थिति में पहुंच गए हैं। अब अगर महिलाओं की उद्यमिता की बात करें, वहां पर भी हमें काफी अच्छी जो है वो तस्वीर सामने नजर आ रही है। तो इन सभी के संकेतों को ध्यान में रखें तो हम यहाँ से एक मजबूत आर्थिक जो कहा जाए कि आर्थिकी की ओर जो है वो अग्रसर है, और इसमें कोई बात, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हम दुनिया में सबसे तेजी से विकसित करने वाले देश हैं। जी। प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि गरीब कल्याण योजनाओं का भी जिक्र किया। हर 81 करोड़ लोगों को किस तरह से अनाज दिया जा रहा है, इन सब को इन्होंने ये भी जोड़ा कि किस तरह से वो आम लोगों की गरिमा से, अगर इसको कहा जाए तो सीधे तौर पे जोड़ा। और ये भी कहा कि ये सारे लोग जो है भारत को विकसित बनाने में उनका भी अपना योगदान है। कैसे इसको देखते हैं कि ये जो हम वेलफेयर की स्कीम्स की बात कर रहे थे, वो वेलबींग की बात करती हैं? देखिए, राष्ट्रपति महोदय ने जिस बात का जिक्र किया कि 81 करोड़ लोगों के मुफ्त राशन की बात है, मुफ्त राशन को हमेशा एक अलग नजरिए से देखा जाता है कि इतने लोग गरीब हैं। हमें गरीब की बात नहीं है। इन 81 करोड़ लोगों को जब मुफ्त राशन मिलता है तो वो जो संसाधन है, उस संसाधन का इस्तेमाल दूसरे उपभोग के लिए हो सकता है, उनकी उत्पादकता पर उसमें उनके सुधार होता है, और अंत में इसका फायदा जो है वो आपके आर्थिकी को मिलता है। तो 81 करोड़ के लोगों के राशन को देखना है, किसी भी कल्याणकारी योजना को देखने का जो 2 अलग अलग नजरिया होता है, उसमें से ये नजरिया हमें देखने की जरूरत है कि उत्पादकता पर क्या असर पड़ता है, संसाधनों का इस्तेमाल और कैसे बेहतर होता है, और अर्थव्यवस्था में वो किस तरीके से योगदान करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में यहाँ हमारे दूसरे खास मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल जी, आपसे भी यही समझना चाहेंगे, दरअसल राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो संविधान के गरिमा के जो तमाम तत्व हैं, जो समानता के तत्व हैं, बंधुत्व की बात कही उन्होंने, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की, समता की, इन सब की बात कही उन्होंने, और कहा कि भारत का जो गणतंत्र है वो लगातार मजबूत हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं कि ये सारे तत्व न सिर्फ भारत संरक्षित कर रहा है, बल्कि आज की अगर डेट पे हम उसको देखें तो बल्कि हमारे गणतंत्र को और जीवंत बना रहा है। कैसे कैसे आकलन करेंगे इसका? निखिल, हमको ये समझना चाहिए, जब गणतंत्र की हमारी शुरुआत हुई
तो बहुत सारे ऐसे, जिसको आज की भाषा में नेसेयर कहा जाता है, वो उनको ये विश्वास नहीं था कि भारत लोकतंत्र के रूप में यशस्वी हो पाएगा। और ना हम केवल यशस्वी हुए, आज जब हम 77 साल की यात्रा पूरी कर रहे हैं, तो शायद हम विश्व में अकेले ऐसे देश है उपनिवेशवाद से मुक्त होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर स्वाधीनता, स्वतंत्रता, समता, सारे मूल्यों को लेकर। और उसका कारण शायद ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने जैसे कहा कि हम केवल सबसे बड़े लोकतंत्र नहीं है, हम लोकतंत्र की जननी है। हमारी सभ्यतागत मूल्य लोकतांत्रिक रहे हैं जी। और उसको आधुनिक रूप हमने उस संविधान के माध्यम से जैसे भी दिया, उसको मुझे लगता है कि एक मॉडल के रूप में हमने पूरे विश्व के सामने रखा है। और यही भारत के संविधान की और भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि बाहर से दिखने वाली इतनी विविधता, भाषाओं की हो, बोलियों की हो, पहनावे की हो, खान पान की हो, और फिर भी राष्ट्र के रूप में एकत्व का जोड़ने वाला तत्व, इस रूप में हमारा संविधान हमारे साथ काम कर रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ये हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज बन गई और सिविलाइजेशनल वैल्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये खूबसूरती मुझे लगता है वही एक तरीके से अपने जब विश्व पटल पर भारत की भूमिका के बारे में जब राष्ट्रपति महोदया कह रही थी, तो वो उसी सभ्यतागत मूल्यों को और संवैधानिक मूल्यों को जोड़कर दिखा रही। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति ने, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि गणतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है बल्कि ये एक सतत साधना है। उन्होंने ढेर सारा उल्लेख भी किया, बहुत सारे चाहे वो महिलाओं के श्रम की बात कही हो, चाहे वो फिर जो हमारे देश को आगे ले जाने में तमाम सारे जो नेतृत्व रहा है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक का, और फिर वो बिरसा मुंडा तक आता है, वो उन सब का उन्होंने उल्लेख किया। तो कैसे आप देख रहे हैं कि ये जब वो कहती कि केवल ये व्यवस्था नहीं है, तो इस विचार को लोकतंत्र में जो आज की स्थिति है, इसको देखते हुए कैसे इसको परिभाषित करेंगे प्रफुल्ल जी? देखिए निखिल, जब हम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, इस बार की साधना थीम भी हमारी गणतंत्र दिवस की वोटिंग को लेकर रखी गई है। और कर्तव्य बोध, देखिए अधिकारों की भाषा, सामान्यतः संविधान की भाषा पश्चिम में जब जब होती रही, तो वहां पे सारी चर्चा जो है वो चर्चा राइट्स को लेकर, अधिकारों को लेकर होती रही। लेकिन भारत में यदि ये साधना आगे बढ़ानी है तो हमारा कर्तव्य क्या है? तो मतदान भी केवल हमारा अधिकार नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है। जो अवसर है, राष्ट्रपति जी ने जैसे कहा, तो वो भी हमारे इन सारे, और इसलिए ये जो सारे संदर्भ जो उन्होंने दिए, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे वंदे मातरम का हो, चाहे वो सारी सभ्यतागत अपने आदर्शों को, सरदार पटेल को लेकर हो, तो ये सारे मूल्य जो है, ये मुझे लगता है हमें उन आदर्शों की और उन मूल्यों की व्यवस्था को दिखाते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने बार बार ये भी कहा कि भारत किस तरह से अर्थव्यवस्था के मामले में कुलाचे भर रहा है, शिशिर जी। तो उन्होंने चाहे वो लाइफ का उदाहरण दिया हो, पर्यावरण के विशेष संदर्भ में उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस का उदाहरण दिया, साथ ही साथ ईज ऑफ लिविंग की बात की। तो ये ऐसे समझा जाए कि भारत आज जो है विश्व के लिए एक मॉडल बन रहा है, हम फॉलोअर से एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहे हैं। राष्ट्रपति जी की बात का संदर्भ ऐसे समझा जाए, शिशिर जी? जी निखिल, देखिए आज के समय में आर्थिकी में जो है वो हम लोग 4P के फॉर्मूले को हम लोग काफी तवज्जो देते हैं। ये 4P क्या होता है, और खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी चलता है। लेकिन अगर सरकार की योजनाओं को देखें, सरकार के लक्ष्यों को देखें और सरकार की जो नीति का जो दृष्टिकोण है उसको देखें, तो उसमें 4P फिट बैठता है। ये 4P क्या है? पहला P प्रॉफिट का है। चलिए, प्रॉफिट की बात सरकार से मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार मुनाफे के लिए काम नहीं करती है। लेकिन बाद के 3 महत्वपूर्ण है, वो बाद के 3 P महत्वपूर्ण है। उसमें से दूसरा P जो है वो है पीपुल, यानी कि लोग। तीसरा जो P है वो है प्लैनेट, यानी कि आप संरक्षण, जो आपके लिए जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए कैसे काम करते हैं। और चौथा जो P है वो है प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता बढ़ाना है। तो मैं पहले P को छोड़ दूं, बाद के 3 P पे मैं केवल फोकस करूं, पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी। ये जो लाइफ की बात हो, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, या ईज ऑफ लिविंग की बात हो, या फिर आप
ईज ऑफ किसी भी चीज की अगर आप बात करते हैं, सरल सहज बनाने की बात करते हैं, उनमें 3P का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और जब हम विकास की रफ्तार को तेज करने की बात करते हैं, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है कि लोग उत्पादकता अगर बढ़े, उसके लिए अच्छी हवा उनके लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है, उनके लिए स्वच्छ पानी बहुत जरूरी हो जाता है। और ये तभी संभव है जब आप पर्यावरण के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये सारी जो योजना, ये जो सारी नीतियां जो है, उनमें ये 3P जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, निश्चित तौर पर ये 3 भी बहुत आपने अच्छे से इसको हमारे दर्शकों को समझाया है। अगर मैं इस बात को प्रफुल्ल जी ये समझना चाहूँ कि इस जो संदेश था राष्ट्रपति का देश के नाम पर, इसका अगर कोई केंद्रीय संदेश, क्या ये संवैधानिक चेतना, समावेशी विकास या फिर आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, अपने पथ को निश्चित कर चुका भारत, कैसे इसमें क्या केंद्रीय संदेश निकालेंगे आप? देखिए, मैं तो उसको ऐसे देखूंगा कि राष्ट्रपति जी ने हमको भारत की जो प्राचीन सभ्यतागत मूल्य है उनकी प्रेरणा लेते हुए वर्तमान की चुनौतियों को और हमारी उपलब्धियों को दोनों को समझते हुए भविष्य का मार्गक्रमण करने का एक तरीके से पथ प्रदर्शन किया है। और इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर हो, अर्थों के बारे में हो, सुरक्षा के बारे में हो, सारे विषयों के बारे में हमको एक तरीके से आज की परिस्थिति के संदर्भ में और उसमें खास करके युवा शक्ति के भूमिका के संदर्भ में भी उन्होंने हमको अवगत कराया। प्रकृति पर्यावरण की चुनौतियों के संबंध में भी उन्होंने अवगत कराया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ उन्होंने इतिहास की भी दृष्टि दी है, वर्तमान की चुनौतियों के संदर्भ में भी हमको समझाया है, हमारे एक तरीके से हमारी सक्सेस स्टोरी को भी बताया और आने वाले भविष्य की एक तरीके से दिशा भी हमको दिखाई। जी, शिशिर जी, आपने देखा कि पूरे संदेश में राष्ट्रपति ने तमाम, जिसको कहते हैं कि पैट द बैक, बहुत सारी सराहना भी की। जिस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी बात कही, सही ट्रैक पर जा रहे हैं ये भी बात उन्होंने देने की कोशिश की। साथ में आपने देखा कि जो विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हम जिसको कहते हैं, उसकी बड़ी भूरी प्रशंसा की राष्ट्रपति जी ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आने वाले समय में हम उनको साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये संदेश, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जब आधी आबादी की बात होती है महिलाओं को लेकर के और जब हम आर्थिक विकास के ऊंचे लक्ष्यों को रखते हैं, तो इस आधी आबादी को हमें उतना ही महत्व देना होगा जो हम बाकी आधी आबादी को देते हैं। तो ये जो आप अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति, महिलाओं की कामयाबी की चर्चा जब करते हैं, तो उस आधी आबादी को प्रोत्साहन करने की बात है। योजनाओं में आपने उनको एक महत्व दिया है। अब जब बजट आएगा, देखेंगे कि बजट में जेंडर बजटिंग का काफी विशेष तौर पर जिक्र होता है। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि इस पूरे भाषण में, पूरे उद्बोधन में महिलाओं को लेकर के खास चर्चा जो की गई है, उसके पीछे एक खास मकसद ये है कि आधी आबादी उस पूरे विकास की यात्रा में कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। बिल्कुल, और आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत आधी आबादी के आत्मविश्वास के बगैर आ नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। बहुत आत्मविश्वास से भरा भाषण है, राष्ट्रपति का संदेश है और उसको हम सब ने आत्मसात किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।